Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about norms for quota in promotions. यानी कि सरल शब्दों में कहें तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब. दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है. तो आर्टिकल 16(4) कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस इन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स. तो यहाँ बैकवर्ड क्लासेस से पहले इसका मतलब निकाला गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और इस आर्टिकल के जरिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई इन स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स. लेकिन बाद में 1993 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे वीपी सिंह की सरकार ने रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स को एक्सटेंड कर दिया फॉर ओबीसी कैटेगरी ऑल्सो. तो इस तरीके से एससी, एसटी एंड ओबीसीज़ के लिए रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स हो गया. और फिर बाद में 2018-19 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट ला करके भारत सरकार ने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किया. तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए. उसके अलावा जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है या रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है इन अर्बन एरिया, इन सबको एक्सक्लूड किया जाएगा. तो दिस इज़ हाउ EWS कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन. तो इस तरह के रिजर्वेशन, इतने तरह की कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दी जाती है इन गवर्नमेंट जॉब्स अंडर आर्टिकल 16(4). लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी देने तक लिमिटेड रहेगा, या प्रमोशन की जब बात आएगी, जॉब में जाने के बाद प्रमोशन की जब बात आएगी तो भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं. तो इसको लेकर के अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं. इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का, आई होप आपको याद होगा, इसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था. इंदिरा साहनी जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज रिजर्वेशन इज़ कंसर्न. ओबीसी रिजर्वेशन को इंदिरा साहनी जजमेंट में लीगल ठहराया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन साथ ही में उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी दिया था. इसी इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, यानी कि प्रमोशन के केस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. लेकिन भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नौकरी मिलने तक आपको रिजर्वेशन होगा, उसके अंदर भाई प्रमोशन तो आप अपने मेरिट पे अचीव करें. लेकिन फिर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवर्स करने के लिए, नलीफाई करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया, 77th अमेंडमेंट एक्ट. ये एक्ट लाया गया 1995 में, एंड एज पर दिस 77th अमेंडमेंट एक्ट अ न्यू आर्टिकल 16(4) सब क्लॉज ए. तो 16(4) को इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ साफ साफ लिख दिया गया कि देयर विल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस ऑल्सो फॉर SC एंड ST. बाद में इसको फर्दर सब्सटेंशिएट करते हुए सरकार लेकर के आई 85th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू SC एंड ST ऑल्सो इन द मैटर ऑफ प्रमोशन. मतलब कि अगर सेम सर्विस या सीनियरिटी वाले एक SC या ST कैंडिडेट हैं और दूसरा एक जनरल कैंडिडेट है, सेम सर्विस टेनियर वाले, यानी कि जितनी आपकी सीनियरिटी, आपने भी 10 साल जॉब किया है एज ए जनरल कैटेगरी, एक दूसरे कैंडिडेट ने भी 10 साल जॉब किया है इन SC और ST कैटेगरी, तो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब ये है कि जो SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले प्रमोशन मिलेगा. तो 77th और 85th अमेंडमेंट एक्ट ला करके भारत सरकार ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इन प्रमोशन ऑल्सो ला दिया. इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन M नागराज केस, कि भाई जो 77th और 85th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इट इज़ अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी केस. तो दैट वाज चैलेंज इन M नागराज केस. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने M नागराज केस में पार्लियामेंट के इस फैसले को वैलिडेट किया. मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, SC और ST को रिजर्वेशन दिया जा सकता है इवन इन मैटर ऑफ प्रमोशन. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस भी ले डाउन कर दिए. इट लेड 3 कंडीशंस
for providing reservations to SC and STs in matter of promotion. First, the state must show backwardness of the class. तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रमोशन देने से पहले सरकार को दिखाना होगा कि ये कैटेगरी सच में बैकवर्ड है, क्योंकि SC या ST में भी कई सारे ऐसे कैटेगरी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल या डोमिनेंट हो गए हैं, तो दिखाना होगा कि दिस कैटेगरी इज एक्चुअली बैकवर्ड. उसके अलावा द स्टेट मस्ट शो दैट दिस क्लास इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पोजीशन और सर्विस. तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एसपी के पोस्ट पे अब प्रमोट करना है, फ्रॉम डीएसपी टू एसपी प्रमोट करना है, तो पहले सरकार को ये प्रूव करना होगा कि एसपी पोस्ट पे एससी कैटेगरी के लोग कम हैं और इसीलिए हम लोग एससी कैटेगरी को रिजर्वेशन दे रहे हैं फॉर प्रमोटिंग टू द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीसी फॉर दैट मैटर. और तीसरा क्राइटेरिया ये भी फुलफिल करना होगा सरकार को कि रिजर्वेशन देने से देयर इज़ नो ओवरऑल निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इफ़िशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी जाकर के एससी एसटी कैटेगरी को जॉब्स के अंदर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 2018 में जर्नैल सिंह जजमेंट में ये कहा कि सरकार को प्रूव करना होगा थ्रू अ क्वांटिफाइबल डाटा. क्वांटिफाइबल डाटा का मतलब कि प्रॉपर लिस्ट निकाल करके साबित करना होगा कि सच में ये कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं. सिर्फ कहने से नहीं होगा. द गवर्नमेंट मस्ट प्रोड्यूस अ क्वांटिफाइबल डाटा टू प्रूव दैट दिस कैटेगरीज इज़ बैकवर्ड एंड इज़ लेस रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर जॉब. तभी जा करके वो रिजर्वेशन दे पाएंगे इन द मैटर ऑफ प्रमोशन. तो जर्नैल सिंह जजमेंट और एम नागराज केस के जजमेंट के बेसिस पे ये करंट डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे भारत सरकार ने अब क्लियर कट क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया है जिसकी मदद से एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है. और तीन क्राइटेरिया ले डाउन किए हैं भारत सरकार ने. पहला, देयर विल बी कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डाटा. पहले डाटा कलेक्ट करना होगा कि सच में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट्स कितने रिप्रेजेंटेशन में हैं, कितने लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं. सो देयर हैज़ टू बी ए क्वांटिफाइबल डाटा फर्स्ट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट. डाटा निकालिए. उसके अलावा इस डाटा को अलग अलग कैडर के लिए सेपरेटली अप्लाई कीजिए. ये नहीं कि ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर दिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में एससी एसटी कम है इसलिए प्रमोशन दिया जाए, ऐसा नहीं है. इंस्पेक्टर पोस्ट पे कितने हैं, डीएसपी पोस्ट पे कितने हैं, एसपी पोस्ट पे कितने हैं, डीआईजी पे कितने हैं, इस तरीके से अलग अलग कैडर के लिए आप इस डाटा को अप्लाई करेंगे कि उसमें एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं या नहीं. और अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तभी जा कर के आप उनको प्रमोशन देंगे. उसके अलावा एक प्रमोशन कमेटी होगी हर एक डिपार्टमेंट में और वो प्रमोशन कमेटी इस बात को इंश्योर कराएगी कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देने से एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे कोई निगेटिव असर नहीं पड़ रहा है, तभी जाकर के प्रमोशन को दिया जाएगा. तो ये तीन क्राइटेरिया ले डाउन किया है भारत सरकार ने इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इवन इन प्रमोशन ड्यूरिंग गवर्नमेंट जॉब्स. तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ransomware अटैक ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड इन Assam. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. It is also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. So कितने तरह के साइबर अटैक्स हो सकते हैं एक एक करके पहले देखते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे. तो एक साइबर अटैक होता है मालवेयर. मालवेयर में कैसा होता है कि कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए. एग्जाम्पल के लिए इस तरह का मालवेयर अटैक किया था ईरान ने इज़राइल के ऊपर. उसके अलावा एक होता है रैंसमवेयर जिसमें एक इस तरीके का सिस्टम आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं हैकर्स और हैक करके फिर आपसे रैंसम मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं कि इतने पैसे दो तभी जाकर के तुम्हारे सिस्टम को अनलॉक करेंगे. तीसरा होता है स्पाईवेयर. स्पाईवेयर कैसा होता है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सिस्टम से धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन निकालता रहेगा और आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा. इसका एग्जांपल हो सकता है पिगासस, हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. एक होता है वायरस. वायरस क्या करता है कि आपके सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक कॉपी बना लेता है और उस कॉपी को धीरे धीरे वो फाइल के फॉर्मेट में निकालना शुरू कर देता है, यानी कि आपके डाटा को चोरी करने में मदद करता है वायरस. देयर आर ट्रोजन्स.
ट्रोजन्स इस तरह का साइबर अटैक होता है जो देख करके तो काफ़ी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेगा। जैसे आपको आता है ना सिस्टम में कि अपग्रेड योर सिस्टम, फॉर अपग्रेडिंग क्लिक दिस, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल सा काम है, कुछ कुछ दिनों पे तो अपडेट करना ही होता है, तो देख करके आपको एकदम लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपका सिस्टम हैक हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रोजन्स। एक होता है फिशिंग। फिशिंग में कैसा होता है कि लोग जो हैं आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब डाटा हैक करके चुराने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फिशिंग। दूसरा होता है विशिंग। विशिंग होता है वॉइस की मदद से फिशिंग करना। तो कुछ लोग फ़ोन करके जो आपसे डाटा पूछने की कोशिश करते हैं कि सर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, तो फ़ोन करके यानी कि वॉइस की मदद से जो फिशिंग करने की कोशिश करते हैं उनको हम लोग कहते हैं विशिंग। फिर होता है एक साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में जनरली ऑनलाइन थ्रेट्स देते हैं लोग, ठीक है, ऑनलाइन थ्रेट्स, किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को अलग अलग बातों पर धमकाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे इसके अंदर आ जाएगा बुली बाई ऐप के, सुली डील्स, मैंने न्यूज़पेपर में कवर किया था ना, वो सब साइबर बुली में आ जाएगा। तो ये सब जो होते हैं एक एक तरह के साइबर अटैक के एग्जाम्पल्स हैं। अब करंट न्यूज़ जो है वो इससे रिलेटेड है, रैंसमवेयर से। हुआ क्या है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसका दुलियाजन में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उसके कई सारे सिस्टम को हैक कर लिया गया है और इस तरीके का रैंसमवेयर मैसेज आ रहा है कि रैंसमवेयर अटैक है, इतना पैसा दो तभी जाकर के तुम्हारे सिस्टम को हम लोग अनलॉक करेंगे। तो लगभग 60 करोड़ रुपए का डिमांड किया है हैकर्स ने। तो कभी भी अब देखिए, चूँकि आसाम के अंदर ये साइबर अटैक हुआ है, तो APSC CCE एग्ज़ाम जब भी हो, अगला मेंस हो, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पे जब भी सवाल आए तो आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को कोट कर सकते हैं कि रिसेंटली a ransomware attack was witnessed in Oil India Limited in Assam. The next article is about 2-degree courses that can be pursued simultaneously now. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education sector. तो देखिए, UGC ने अब फैसला किया है कि एक स्टूडेंट एक बार में 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स कर सकता है, एक ही यूनिवर्सिटी से या अलग अलग यूनिवर्सिटी से। मतलब आप कॉमर्स भी कर सकते हैं और लॉ भी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसला लिया है UGC ने। यू कैन नाउ परस्यू द सेम लेवल डिग्री प्रोग्राम इन फिजिकल मोड साइमल्टेनियसली आइदर विद द सेम यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। ये जो फैसला लिया है UGC ने, दैट हैज़ बीन टेकन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच अलाउज स्टूडेंट टू रिसीव मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो अब मान लीजिए कभी भी सवाल आ जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कि क्या स्टेप्स लिए हैं हमारी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसमें कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें से एक स्टेप आप ये भी लिख सकते हैं कि नाउ 2 फुल कोर्स डिग्री कैन बी अटेन्ड बाय स्टूडेंट्स इवन इन फिजिकल मोड एज ए रिजल्ट ऑफ रिसेंट चेंजेज। ये UGC क्या है उसके बारे में ज़रा समझते हैं। UGC एक बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, जो एक कानून से बनाई गई है, जिस कानून का नाम है UGC एक्ट ऑफ 1956। इसका मेन काम है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका मेन काम है कि अलग अलग जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे जो कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को डिटरमाइन करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को मेंटेन करना। इंडिया के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन UGC ही देता है। जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये फंडिंग भी देता है। और ये जो UGC है, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो UGC ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस एंड दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल अवेयरनेस के इस तरह के सवाल PT में आ जाते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या चीज़ होती है? इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू सी डिफरेंट कलर्स इन नॉर्मल वे। कई दफ़ा आप देखते हैं कि कुछ लोग इंसान जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो ग्रीन को रेड कह रहे होते हैं कि ये रेड कलर है, तो राइट, तो उनको अलग अलग कलर्स में डिस्टिंग्विश करने में तकलीफ़ होती है। जनरली ग्रीन और रेड में उनको डिस्टिंक्शन करने में तकलीफ़ होती है, लेकिन कभी कभार वो ब्लू कलर को भी डिस्टिंग्विश करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो यही 3 मेन कलर हैं जिसमें वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं, ग्रीन एंड रेड, उसके अलावा कभी कभार ब्लू में भी। क्यों ऐसा होता है वो भी ज़रा समझिए। कलर ब्लाइंडनेस के पीछे का क्या रीज़न है? तो देखो, हमारी आँखें कैसे कलर को आइडेंटिफाई करती है? तो ये रेटिना से होते हुए लाइट जो है
यहाँ पीछे एक समझिए स्क्रीन पे पड़ता है, राइट। तो रेटिना से होते हुए लाइट इस स्क्रीन पे पड़ता है। इस स्क्रीन के अंदर आप देखिए तो अलग अलग तरह के बहुत पतले माइन्यूट नर्व्स हैं। ये नर्व सेल्स दो तरीके के हैं, एक है रॉड्स और दूसरे हैं कोन्स। तो ये बहुत पतले पतले से रेटिना से अंदर जाने के बाद यहाँ नर्व्स हैं, और ये नर्व्स कुछ तो हैं जिनको हम लोग रॉड्स कह रहे हैं, कुछ को हम लोग कोन्स कह रहे हैं। ये देखो, ये जो ब्राउन कलर से दिखाई है सब रॉड्स हैं। रॉड्स कैसा होते हैं, ये हमें लाइट और डार्कनेस के बीच में अंतर बताने में मदद करते हैं। कब सुबह कब अंधेरा, उसमें हमें आइडेंटिफाई करने में रॉड्स मदद करते हैं। जबकि कुछ होते हैं कोन्स इस तरीके के। तो कोन्स होते हैं, उनका अलग अलग कलर होता है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। और कोन्स हमें लाइट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आई के जो सेल्स हैं, वो सेल्स दो तरीके के, रॉड जो लाइट और नाइट में आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और कोन्स जो है वो अलग अलग तरह का लाइट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब अगर ये कोन्स ठीक से डेवलप ना हो, या किसी किसी लोगों में ये कोन्स होता ही नहीं, ग्रीन वाला कोन है ही नहीं, तो उस इंसान को रेड कलर भी ग्रीन कलर भी रेड दिखेगा। तो कुछ कुछ लोगों में कोन्स होते ही नहीं हैं, या कोन्स होते हैं तो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। इस कारण से वो लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कोन्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑफ कलर्स, वाइल रॉड्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग लाइट एंड नाइट और डार्क। क्यों कलर ब्लाइंडनेस न्यूज़ में आया है, ये भी ज़रा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि कलर ब्लाइंडनेस के बेसिस पे आप किसी भी स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। रादर आप अपने कोर्स में चेंजेस लाइए ताकि कलर ब्लाइंड स्टूडेंट भी आपके कोर्स को परस्यू कर पाएँ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो एक नया अवार्ड हाल फिलहाल में शुरू किया गया है लता मंगेशकर जी की याद में। तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं। देखिए, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान, जिसने स्टार्ट किया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। और ये अवार्ड दिया जाएगा टू अ पर्सन who has made a path-breaking and spectacular exemplary contribution to nation and its people। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा इंट्यूशन के बेसिस पे कि लता मंगेशकर अवार्ड तो सिंगिंग के फील्ड में दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान को दिया जा सकता है जिसने पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के डेवलपमेंट में। और इस साल लता मंगेशकर अवार्ड शुरू किया गया है, और पहला लता मंगेशकर अवार्ड के रिसिपिएंट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वाटरवेज इन असम। कल ही मैंने वाटरवेज के बारे में बताया था। इस आर्टिकल को मैं बस इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि असम के अंदर 13 वाटरवेज हैं, लेकिन हमारे जो वाटरवेज मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने अनाउंस किया कि अब असम के अंदर 2 और वाटरवेज ऐड कर दी जाएंगे। टोटल वाटरवेज हो गए अब असम के अंदर 15। APSC की आदत रही है कुछ फैक्चुअल चीज़ें सीधा सीधा वो PT में पूछ लेता है, तो आप याद रखना कि नाउ नेशनल वाटरवेज इन असम हैज़ बीन इंक्रीज टू 15। अभी एक बात और आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आज से तो बिहू शुरू हो गया, आपको पता ही है। तो कल और परसों असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर नहीं आएगा। तो जब न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी छुट्टी लूँगा। ठीक है, कल न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं लाऊंगा, कम से कम फ्राइडे को तो, यानी कि कल तो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं लाऊंगा। सैटरडे को द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से मैं देखता हूं, अगर कुछ मुद्दे की बात हुई तो सैटरडे को न्यूज़पेपर रखेंगे। संडे को तो मैं वैसे भी न्यूज़पेपर नहीं लाता हूं, अदरवाइज विल डायरेक्टली मीट ऑन संडे और डायरेक्टली मीट ऑन मंडे। सो कल तो नहीं रहेगा न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई एम ऑल्सो टेकिंग ऑफ, आई विल बी ऑल्सो सेलिब्रेटिंग बिहू। ठीक है, परसों देखते हैं, परसों कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो ले आएंगे, अदरवाइज विल मीट ऑन मंडे। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने आपको दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज़ फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, एंड इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है इन नोएडा। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इफ इन्फ्लेशन गोज अबोव 6 और बिलो 2% फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर, क्या होगा? RBI हैज़ टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।